हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो एजुकेशन पे। दोस्तों यह हमारे सीरीज के अंतर्गत चौथा वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने उसे नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर उसे देख लेते हैं तो यह टॉपिक भी समझने में आपको आसानी हो जाएगी। आज के इस वीडियो में हम लोग स्किनर के सीखने के सिद्धांत के बारे में जानेंगे और इनके द्वारा किए गए प्रयोग के बारे में जानेंगे। दोस्तों यह सीखने के सिद्धांत जितने भी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। तो यह जितने भी सिद्धांत हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, जिससे कि आपको बिल्कुल ही याद हो सके। और ये सभी सिद्धांत खत्म करने के बाद इसका हम एक समराइज्ड वीडियो भी लेके आएंगे, जिससे कि चीज़ों को समझने में काफ़ी सरलता हो जाएगी। तो आइए देखते हैं स्किनर के सीखने के सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत का जो मूल नाम है वह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं बी.एफ. स्किनर। यह निवासी हैं यूएसए, अमेरिका के निवासी हैं। ध्यान रखिएगा, जो इससे पहले हमने पढ़ा था थॉर्नडाइक, वह भी अमेरिका के ही निवासी थे और यह भी अमेरिका के ही निवासी हैं। प्रयोग, चूहे पर प्रयोग इनका 1938 ईस्वी में और कबूतर पर इन्होंने जो प्रयोग किया वो 1943 ईस्वी में हुआ। ध्यान रखिएगा, जो थॉर्नडाइक के द्वारा प्रयोग किया गया था वह 1913 में किया गया था। 1913 ईस्वी में किया गया था। सिद्धांत का उपनाम, इनके सिद्धांत का उपनाम है, उसे भी जानते हैं हम लोग। पहला है आर.एस. का सिद्धांत। दोस्तों यह ध्यान रखिएगा, इन्होंने स्किनर ने आर.एस. का सिद्धांत दिया, जबकि थॉर्नडाइक ने एस.आर. का सिद्धांत दिया था। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा है व्यवहारिक सिद्धांत। चौथा है कार्यात्मक प्रतिबंध का सिद्धांत। पांचवा है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। छठवां है हमारा अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। सातवां है साधक अनुबंधन का सिद्धांत। आठवां है कार्यात्मक प्रतिबंधता का सिद्धांत और नौवां है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। इनके प्रयोग के बारे में जानेंगे। इन्होंने 2 प्रयोग किया। इनका पहला प्रयोग चूहे पर 1938 ईस्वी और दूसरा प्रयोग कबूतर पर 1943 ईस्वी में हुआ। यहाँ इन्होंने चूहे और कबूतर दोनों को ही अलग अलग बॉक्स में बंद किया और अलग अलग प्रयोग किया। कबूतर के बॉक्स में एक की लगा होता था, ये देख सकते हैं आप लोग। इस पे कबूतर चोंच मारता था और उसे दाना की प्राप्ति हो जाती थी। ठीक उसी तरह चूहे के पिंजड़े में भी एक लीवर लगा हुआ था, जिसको दबाने से जिस पर चूहे का पैर पड़ता था और इसे भी भोजन की प्राप्ति हो जाती थी। तो इसको आगे हम विस्तार से देखते हैं। इनका पहला प्रयोग है चूहे पर। इस सिद्धांत के प्रयोग में स्किनर ने बॉक्स में भूखे चूहे को बंद किया। इस बॉक्स में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि लीवर के दबने पर भोजन प्राप्त हो सके। संयोग से चूहे का पंजा उस लीवर पर पड़ गया और बॉक्स में लगे भोजन पात्र में भोजन मिल गया। धीरे धीरे चूहे द्वारा लीवर दबाने में कम समय लगने लगा और एक समय ऐसा आया जब भी बॉक्स में छोड़ा जाता वह बिना किसी गलती के लीवर को दबाता और भोजन प्राप्त कर लेता था। यानी चूहे ने बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया को सीख लिया। यहाँ ध्यान रखिएगा, चूहे पर प्रयोग इन्होंने किया तो क्या हुआ, शुरुआत में वह लीवर को दबाने में कम समय लेता था क्योंकि उसे पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वह सीखता गया, गलती कम करता गया और उसके लीवर दबाने में समय कम लगता गया और एक समय ऐसा आया कि चूहे ने बॉक्स में बने लीवर को दबाने के अनुक्रिया को पूरी तरह से सीख लिया। स्किनर ने देखा कि भोजन मिलने से चूहे की क्रिया को पुनर्बलन मिला, यानी रीइंफोर्समेंट मिला।
स्किनर ने इस चूहे पर यह प्रयोग कई बार दोहराया और देखा कि एक स्थिति ऐसी आई कि भूखे चूहे ने पिंजरे में पहुंचते ही लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लिया। दूसरे शब्दों में उसने लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया। इनका दूसरा प्रयोग है कबूतर पर। कबूतर पर प्रयोग है। इस सिद्धांत के प्रयोग में स्किनर ने बॉक्स प्रयोग किया जिसमें कुंजी लगी हुई थी। कुंजी को दबाने से दाना प्राप्त हो सकता था। कबूतर बॉक्स में लगी कुंजी पर चोंच मारकर कुंजी को दबाता है तथा भोजन का दाना प्राप्त करता है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। स्किनर ने अपने आधार पर बताया कि प्राणी में सीखते समय दो प्रकार के व्यवहार होते हैं। देखिएगा, स्किनर ने बताया कि कोई भी प्राणी जब सीखता है तो उसमें दो प्रकार के व्यवहार होते हैं। वह व्यवहार कौन कौन से होते हैं, इसे देखते हैं। प्राणी में पहला व्यवहार है उद्दीपक की जानकारी होती है, यानी प्राणी में हम पता होता है कि उद्दीपक क्या है। इसे अनुक्रियात्मक व्यवहार और ज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली क्रिया प्रकाशित अनुक्रिया कहलाती है। और दूसरा व्यवहार होता है उद्दीपक की जानकारी नहीं होती है, यानी प्राणी में उद्दीपक की जानकारी नहीं होती है। इस प्रक्रिया को क्रिया प्रसूत व्यवहार और अज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया निर्गमित या उत्सर्जित क्रिया कहलाती है। तो जिसमें उद्दीपक की जानकारी नहीं होती है वह निर्गमित या उत्सर्जित क्रिया कहलाती है। लेकिन यदि उद्दीपक की जानकारी होती है तो उसे प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं। स्किनर का मत है कि यदि इस प्रकार अनुक्रियाओं को बल प्रदान किया जाए तो वह बलवती हो जाती है और व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाती है। अनुक्रिया के लिए सदैव उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है। जैसा कि अभी आपने देखा, स्किनर का मत था कि व्यक्ति में दो प्रकार के व्यवहार होते हैं, एक तो उद्दीपक की जानकारी होती है और दूसरा नहीं होती है। तो उसी के आधार पर इन्होंने बताया कि अनुक्रिया के लिए सदैव उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है। कभी कभी उद्दीपक की अनुपस्थिति में भी अनुक्रिया होती है। इसलिए स्किनर के बारे में कहा गया कि इन्होंने परंपरागत थ्योरी एसआर जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था को आरएस में परिवर्तन कर दिया। जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो हमें संतोष प्राप्त होता है और यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। देखते होंगे आप लोग, कोई भी काम करते हैं, यदि वह काम में सफलता मिलती है तो आपको लगता है कि यह मैं और कर सकता हूँ, लेकिन यदि आप उसमें सफल नहीं होते हैं तो आप ऊब जाते हैं। अक्सर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये आप लोग फील किए होंगे। चौथा है, यह सिद्धांत जटिल व्यवहार वाले तथा मानसिक रोगियों को वांछित व्यवहार के सीखने में विशेष रूप से सहायक होता है। यहाँ पे थॉर्नडाइक नहीं होगा, यहाँ पे स्किनर है। स्किनर के सीखने के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व क्या है उसके बारे में जानेंगे। अवांछित व्यवहारों को नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करके रोका जा सकता है, यानी कोई भी अवांछित व्यवहार बालक में हो रहा है तो उसे नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करके रोका जा सकता है। दूसरा है, विद्यार्थियों को तत्काल पुनर्बलन देना चाहिए। तीसरा है, शिक्षार्थी का परिणाम अति शीघ्र घोषित करना चाहिए। इससे क्या होता है कि विद्यार्थी में एक उत्सुकता बनी रहती है, तो इसलिए शिक्षार्थी का परिणाम अति शीघ्र घोषित करना चाहिए। इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। पांचवा है, अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक शिक्षा, मशीन आदि में पुनर्बलन देने के लिए इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। स्किनर ने सिद्धांत बाह्य, यहाँ बाह्य नहीं बाह्य होगा, बाह्य पुनर्बलन या पुरस्कार पर अधिक जोर दिया है। इसके अंतर्गत शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण मशीनों एवं विभिन्न सहायक शिक्षण साधनों का उपयोग करता है।
यह शिक्षण अपनी पाठ्य पुस्तक के छोटे छोटे खंडों में बैठकर प्रस्तुत करता है तथा प्रत्येक खंड की समाप्ति के बाद आवश्यक पुनर्बलन देता है। अध्यापक छात्रों के वांछित व्यवहार को प्रशंसा, पुरस्कार, प्रोत्साहन और अपनी सहमति से पुनर्बलन दे तो विद्यार्थी ऐसे व्यवहार को बार बार करना चाहता है। देखिएगा, यदि विद्यार्थी कोई कार्य करता है और अध्यापक के द्वारा उसको प्रशंसा दिया जाता है या फिर पुरस्कृत किया जाता है या प्रोत्साहन दिया जाता है तो वह गर्व महसूस करता है और उसे ऐसा लगता है कि यदि मैं इस काम को बार बार करूँगा तो मुझे अध्यापक के द्वारा बार बार प्रोत्साहन, प्रशंसा या पुरस्कार मिलेगा। तो उसे वह क्या करेगा, ऐसे व्यवहार को वह बार बार करना चाहता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही वीडियो हमारे इस चैनल पे आते रहेंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।